अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो लिसनर्स हैं उन्होंने मेरे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब किया है बल्कि अपने सर्कल में अपने जानने वालों में आप इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मेरा चैनल एक ऐसा चैनल है जिस पे मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना अपने चाहने वालों के लिए, अपने लिसनर्स के लिए कोई ना कोई स्टोरी अपलोड करूँ। तो अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, बात यह है कि एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपके जो लाइक्स हैं वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरी स्टोरीज़ को सुनते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो वो इसको लाइक भी कर दें। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं। तो कुछ नाम मेरे पास मौजूद हैं, जैसे कि मुस्तफ़ा साहब हैं, जमील अहमद साहब हैं, ये रेगुलर सपोर्ट करते हैं। ज़ुबैर अली साहब हैं और नाज़िया सलीम साहिबा हैं, आसिफ इज़हार साहब हैं। इसके साथ साथ मनाहिल ज़िशान है, हाँ इन्होंने भी कमेंट किया है। मिस तस्लीम कौसर हैं, तहसीन रज़ा साहब हैं और आकिन ताना कोई हैं, इनका भी शुक्रिया। बाकी गौहर साहब हैं, इन्होंने भी कमेंट्स किया है और कहा है कि मेरा नाम लिया जाए, तो इनका नाम भी ले रहा हूँ मैं। सबा अली साहिबा हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं, साद अहमद साहब हैं, असद साहब हैं, नाज़िया सलीम साहिबा हैं और साद खान साहब हैं, अतिया मसूद और ज़ुबैर अली और मिस गुल। इसके अलावा बाबर साहब हैं जो रेगुलर सपोर्ट किया करते हैं। तो आप तमाम चाहने वालों का, लिसनर्स का और कमेंट्स करने वालों का शुक्रिया। ये कमेंट्स आपके लिए और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जब कमेंट्स करते हैं तो मैं आपका नाम लेता हूँ और आपके कमेंट्स से मुझे फ़ीडबैक मिलता है कि मुझे क्या बेहतर करना है। अच्छा गाइज़, अभी कुछ दिनों पहले मुझे इंडिया से सुफियान मुल्ला साहब ने एक स्टोरी शेयर की है और स्टोरी तो उन्होंने 2 शेयर की हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। और ये स्टोरी ये बताते हैं कि 1997 की, यानी अब से तकरीबन 30 साल पुरानी कहानी है। और ये बताते हैं इनका ताल्लुक़ जो है बेसिकली कर्नाटक से है और कर्नाटक के अंदर एक जगह है बेलगाम, जिसे बेला गावी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये एक एग्रीकल्चरल सिटी है और कुछ हिल्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं और ये नॉर्मली ठंडा इलाका है। तो ये बताते हैं जिस दौर की ये कहानी है, यानी 1997 की जबकि ये कहानी है, तो उस दौर के अंदर आप समझ लें कि जैसे 9 बजते हैं तो 9 बजते ही इतना अंधेरा और इतनी खामोशी उस शहर में हो जाया करती थी जैसे कि अब 12, 1, 2 बजे होती है। यानी जैसे जैसे मगरिब के बाद का टाइम होता वैसे वैसे इस शहर के जो लोग थे वो अपने घरों तक महसूर हो जाते। अब ये कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है कि जिसका नाम खटल है और बड़ा डिफरेंट नाम है। बेसिकली एक रक्षा ड्राइवर है और ये जो रक्षा ड्राइवर है इसकी आमतौर पे कोशिश होती है कि ये रात के टाइम में, यानी असर से लेके रात के 3-4 बजे तक रक्षा चलाए। और आम तौर पे इस शहर में, यानी कर्नाटक में जो एक बस स्टैंड मौजूद है, ये वहाँ पे जाके खड़ा हो जाया करता है। तो जिस दौर में इसके साथ ये किस्सा पेश आया था तो उस वक्त सर्दी चल रही थी और रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। तो ये बताते हैं कि मैं बस स्टैंड के बाहर खड़ा हुआ था और मैं सवारी का वेट कर रहा था। हालांकि ऑलमोस्ट जितनी भी बसेस थी जिनको आना और जाना था वो आके जा चुकी थी। बस ये था कि कोई इक्का दुक्का मुसाफिर जो अभी तक रह चुके हैं, मैं उनका वेट कर रहा था कि शायद कोई आएगा और यूँ मुझे सवारी मिलेगी और सवारी को ड्रॉप करने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। काफ़ी देर तक ये बताता है मैं खड़ा रहा और काफ़ी देर खड़े रहने के बाद इसने देखा कि एक कपल जो कि 40 से 50 साल के दरमियान था वो इसके पास आया और उस कपल ने पूछा कि आप फ्री हैं? उसने कहा हाँ मैं फ्री हूँ।
तो वो कहने लगे कि कोई अंजुम मैरिज हॉल है वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे जाना है। अब ये जो शहर है ये इस टाइम ख़ास तौर पे सर्दियों में, जिस वक्त ये किस्सा ये वाक़या इसके साथ पेश आया था, मुकम्मल तौर पे सुनसान होता था, रोड वगैरह ख़ाली हो जाते थे। और जो अंजुम मैरिज हॉल की जो बात की जा रही है या लॉन की जो बात की जा रही है, उससे चंद कदम के फासले पे एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान मौजूद था। अब ये रक्षा ड्राइवर बताते हैं कि जब मैंने उस कपल को अपने साथ रक्षे में बिठाया तो वो वैसे ही जैसे नॉर्मली होते हैं वैसे ही लग रहे थे। जो साहब थे उन्होंने पैंट शर्ट पहन रखी थी, और जो ख़ातून बराबर में बैठी हुई थी उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, जैसे कि इंडियन कल्चर में पहनी जाती है। अब ये बताते हैं मैंने रक्षा स्टार्ट किया, पैसे वगैरह तय करने के बाद मैं मंजिल की तरफ रवाना हुआ। और बात ये थी कि ये मुकम्मल तौर पे खामोश थे, यानी ये जितना भी सफ़र था, इस सफ़र में इनके मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हुआ था। ये खामोश थे। और जब मैं बैक व्यू मिरर से पीछे देखता तो मुझे एहसास होता जैसे मुसलसल जो है इनका जो फोकस है वो सामने की तरफ है, यानी जहाँ पे रोड मौजूद है वहाँ पे देख रहे हैं। और एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी इनकी जो आंखें थी वो ब्लिंक नहीं कर रही थी, यानी मुसलसल आंखें ऐसे खुली हुई थी जैसे कि ब्लिंक हो ही नहीं रही हो। हालांकि सर्दी थी, हवा चल रही थी, और चले मैं तो आगे बैठा हुआ था, तो बार बार जब आप रक्शे में होते हैं तो हवा बहुत तेज़ लगती है, आँखों में कचरा भी आता है, मिट्टी भी आती है, और हवा तेज़ चलने पर आँखें आपको बंद भी करनी होती हैं। खैर, बड़ा स्ट्रेंज पुरस्रार खामोश रवैया था, और मैं परेशान था कि यार कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, आपस में बात करते हैं। खैर, जब मैं उस अंजुम मैरिज हॉल से कुछ पहले यानी कब्रिस्तान के दरवाज़े के बाहर पहुंचा, तो जो साहब बैठे हुए थे उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा। अब जब उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा सर्दी में भी जैसे गर्म सा हाथ है, और बड़ी गर्मी का एहसास हुआ। खैर, मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद ये रुकवाना चाहते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने रक्षा रोका, कब्रिस्तान यहाँ मौजूद था, कुछ फीट के फासले पे मैरिज हॉल मौजूद था। तो मुझे पैसे दे रहे थे, तो कुछ चिट्ठे भी थे और खुले पैसे यानी कॉइन्स मेरे पास मौजूद थे जो मुझे दिए उन्होंने, मैं रख रहा था। तो जब आप पैसे लेते तो पैसे लेते लेते बताते मेरे हाथ से पैसे छूट गए, और जब पैसे छूटे ख़ास तौर पे कॉइन नीचे गिरे, तो जब नीचे गिरते हैं तो आप पैसे करके रक्शे में देखते हैं। तो ये बताते रक्शे वाला कि मैंने नीचे देखा, मैं कॉइन्स तलाश कर रहा था, पैसे तलाश कर रहा था। जाहिर सी बात है इन पैसों के लिए, इस रोज़गार के लिए तो मैं रक्शा चला रहा था। खैर, जब मैं नीचे झुका और नीचे झुक के मैंने ऐसे पैसे देखना चाहे थे, वो पीछे उस खातून के पाँव के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। वो भी रक्शे से उतरी नहीं थी, ये जो साहब थे ये भी पीछे ही बैठे हुए थे। लेकिन आप यकीन करें कि इस औरत के जो पैर थे वो बहुत ही हॉरिफिक थे। ऐसा लग रहा था जैसे जले हुए या झलसे हुए पैर हैं। और स्ट्रेंज बात ये थी कि इसके पाँव उल्टे थे। अच्छा, मुझे झटका सा लगा, तो मैंने कहा शायद मेरा वहम हो। मैंने जानबूझ के पैसे नज़र आ गए थे लेकिन फिर भी नहीं देखे। इधर उधर देख के दोबारा से जब मेरी नज़र विलिंगली उन पैरों की तरफ पड़ी, तो आप यकीन करें कि वो पैर ना सिर्फ उस औरत के बल्कि उस आदमी के भी उल्टे पैर थे। अब जैसे ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई ये उल्टे पैर का मतलब तो यही है कि चुड़ैल या इस तरह की मखलूक़ात के उल्टे पैर होते हैं, तो मैं बस उठा हूँ। मैंने रक्शा तो स्टार्ट था, एकदम से स्पीड दी है, या गियर वगैरह जो भी सिस्टम होता है रक्शे का, मैंने रक्शे को दौड़ा दिया है। अब रक्षा मैंने जब दौड़ाया तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। बस मैं कुछ देर चलता रहा, अंधेरा, गुप्त, वीरान, सर्दी, और दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं। इत्तफाक है कि वो गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी। तो काफ़ी दूर जाके मैंने जब बैक व्यू मिरर से या पीछे मुड़ के देखा
तो रक्शे में कोई मौजूद नहीं था। अब मैं तकरीबन आधे पौन घंटे तक ऐसे पॉइंट की तलाश कर रहा था कि जहाँ पे रोशनी हो, थोड़ा उजाला हो, कि मैं अपने रक्शे को रोकूं, ज़रा सुकून का सांस लूं। अब सर्दी भी थी और जैसा कि आपको बताया कि जो सिस्टम था इस शहर का या इस गांव का, तो वो सिस्टम ऐसे ही था कि लोग घरों में महसूर थे, सर्दी चल रही थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके एक जगह मुझे नज़र आई, और वो जो जगह थी में भी कोई छोटा मेडिकल स्टोर था या मैटरनिटी होम था, तो उसके साथ एक मेडिकल स्टोर बना हुआ था। अब ये जो मेडिकल स्टोर था उससे पहले भी जो हिस्सा था वो खाली था, वहाँ दरख्त वगैरह मौजूद थे, कचरा पड़ा हुआ था। खैर मैंने सुकून का सांस लिया, मैंने कहा शुक्र ऊपर वाले का कि भाई यहाँ पहुँच गए। अब मैंने मेडिकल के बिल्कुल सामने जाके रक्शा रोका, और मैं काफ़ी देर तक ऐसे बैठ के ना, तब पसीने छूट रहे हैं और मेरी अजीब कैफियत है। पैसों का भी मुझे होश नहीं था जो नीचे गिरे थे। खैर वो पैसे तो मुझे जब मैंने नीचे देखा तो मिल गए थे। पैसे वगैरह मैंने उठाए और मेरी सांस फूली हुई है, एक अजीब आलम है। तो इसी दौरान मैं सामने से एक बुज़ुर्ग खातून थी जो कि 50-55 साल की होंगी, उनके साथ एक अंकल थे। वो मेडिकल के सामने से होते हुए मेरे पास आए। पहले तो उन्होंने मुझे देखा तो उनको अंदाज़ा हुआ कि मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं घबराया हूँ। खैर वो कहने लगे कि बेटा हमें जो है वो उस बस अड्डे पे जाना है, और एक ही बस अड्डा है यहाँ पे, तो हमें वहाँ जाके सुबह बस पकड़नी है, कहीं भी जाना है तो हमें बस अड्डे जाना है, तो आप कितने रुपए लोगे। अब ये रिक्शा वाला बताते हैं कि जो भी पैसों का भाव ताव था वो हमने किया, और पैसों का भाव ताव करने के बाद जब एक डिसाइड हो गया भाई इतने पैसे लेने देने, तो मैंने उनको रिक्शे में बिठा लिया। अब ये बुज़ुर्ग और ये आंटी मेरे साथ रिक्शे में बैठ गए। मैंने रिक्शा स्टार्ट किया। मेरे अभी तक जो है ना ठंडे ठंडे पसीने छूट रहे थे, ज़रा रिलैक्स हो गया था, लेकिन मेरी कैफियत, मेरे चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था कि मेरे साथ कुछ हुआ है। अब ये जो बुज़ुर्ग आंटी थी, जाहिर सी बात है उम्र थी, तजुर्बा था, तो 5-10 मिनट तक खामोश रहीं, और चलते चलते जब इनको लगा कि मेरी तबीयत सेट नहीं है तो इन्होंने पीछे से पूछा, बेटा सब खैरियत तो है। अब मैं ना उस सहर से नहीं निकल पा रहा जो मैंने देखा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो मैं बजाय इसके कि इनको रिस्पॉन्स करता, मैं बड़ी गहरी सोच के अंदर था, और मैं सोच रहा था यार अल्लाह ने बचा लिया आज। खैर मैंने इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और मुझे अफसोस भी है कि मैंने उनको रिस्पॉन्स नहीं किया। अब वो भी खामोश हो गई। कुछ देर थोड़ा और आगे चले, और फिर ज़रा दोबारा से मुझे महसूस हुआ कि बहुत अंधेरा है, बहुत सर्दी सी महसूस हो रही है। दोबारा एक अजीब आलम हो गया है, पसीने आ रहे थे, वो खुश्क हो चुके हैं, अब सर्दी लग रही है। अब वो जो इनकी डेस्टिनेशन थी, जो कि इनको बस स्टॉप पे जाना था, ये वही डेस्टिनेशन थी जहाँ से मैंने उस फैमिली को उठाया था। खैर मैं इनको लेके उस बस स्टॉप के करीब पहुँचा, या वो आने वाला था। तो मुझे पता था कि बस तो मिलेगी नहीं कोई अभी, बस तो कम से कम फजर के टाइम मिलेगी या सुबह मिलेगी। तो हो सकता है बुज़ुर्ग हैं, पहले से जाके बैठ जाएं, रात वहाँ गुजार लें, बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो खैर मैंने उससे कुछ ज़रा पहले रुकी। अब ये जो पीछे साहब बैठे थे, ये भी बोले, बेटा तुम चाहो तो बुरा ना मानो, हमें बताओ क्या मसला है। उन आंटी ने दोबारा से पूछ लिया मुझसे, तिबारा से पूछ लिया बल्कि, बेटा सब खैरियत तो है। मैंने कहा माँ बात ऐसे है कि मैं अभी इसी स्टॉप से यहाँ से एक सवारी लेके अंजुम मैरिज हॉल गया था। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे 40-45 साल के थे, और ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, आपसे छोटे थे, मुझसे बड़े थे। तो मैंने उनको वहाँ उतारा, और मैं पैसे उठाने लगा तो मेरी नज़र उनके पाँव पे पड़ी। तो जब मैंने उनके पाँव देखे तो वो पाँव उल्टे थे। अब वो दोनों बहुत गौर से मेरी बातों को सुन रहे हैं, और बातें सुनते सुनते मुस्कुराने लगे। अच्छा बात ये थी कि जब उन्होंने मुस्कुराना शुरू किया तो मैं परेशान हुआ कि भाई मैं परेशानी बता रहा हूँ, मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ, मैं खुद से तो नहीं बता रहा, और मेरे बताने पे ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब फैसला सही था गलत था, मैंने ठीक किया, अच्छा किया, बुरा किया, मुझे नहीं पता।
लेकिन बात ये थी कि जब वो मुस्कुराने लगे तो मैं छिड़ गया। खैर उन्होंने मुझे पैसे दिए, पैसे मैंने हाथ में लिए और पैसे देने के बाद मैंने उनसे पूछा कि बाबा एक बात पूछूं मैं आपसे। तो वो कहने लगे कि क्या? मैंने कहा कि बाबा मैं आपको अपनी परेशानी बता रहा हूँ आपके कहने पे और आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसा क्या राज है, ऐसी क्या बात है कि आप दोनों मुस्कुरा रहे हो और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, या मेरे साथ जो हुआ है वो आपको मजाक लग रहा है? तो एक बार फिर ये एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने बोला, बेटा कहीं ऐसे तो पैर नहीं थे उनके। उन्होंने अपने पैर की तरफ इशारा किया। अब दिमाग इंसान है, रक्शे वाला है बेचारा, रात के टाइम चला रहा है, नींद पूरी नहीं हुई हुई, 10 उलझने, दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये इसने एकदम से उनके पैरों पे देखा। ये रक्शे वाला बताता है कि जब मेरी नज़र उनके पैरों पे पड़ी तो उनके हू बहू वैसे ही उल्टे पैर थे जैसे पैर मैंने उस कपल के देखे थे जिस कपल को मैंने अंजुम मैरिज हॉल के सामने कब्रिस्तान के पास उतारा था। अब बस मुझे इतना याद है कि मैंने रक्शे को वहाँ से जो दौड़ाया है और जो भी अपने रिलीजन के मुताबिक है, जो भी इनको आता था, इन्होंने रिसाइट करना शुरू किया और ये बताते हैं कि बस मैं जाके किसी चीज़ से टकराया हूँ। वो एक फुटपाथ थी या कोई दरख्त था छोटा सा, उसके बाद मैं नीचे गिरा हूँ और मैं बेहोश हो गया हूँ। अब जाहिर सी बात है, जब मुझे होश आया तो मेरे अतराफ़ में बहुत सारे लोग मौजूद थे, ख़ास तौर पे इक्का दुक्का पुलिस वाले थे और अतराफ़ के जो लोग आ जाते हैं वो आ गए थे। सुबह अभी भी नहीं हुई थी, फजर की नमाज या अज़ान होने वाली थी। तो उन्होंने मुझे उठाया, मुझे संभाला। मेरे रक्शे का शीशा टूटा हुआ था, आगे मेरा जो टायर था वो एक फुटपाथ पे लगा था। मेरी अजीब हालत थी, मेरे जिस्म पे कपकपी तारी थी और ऐसा लग रहा था कि शदीद बुखार हो चुका है। खैर मैं ज़रा होश में आया तो मैंने अतराफ़ के लोगों को, ख़ास तौर पे उन पुलिस वालों को ये वाक़या बताया। अब ये पुलिस वाले जो है इन्होंने वाक़या सुना और उसके बाद अच्छी बात ये थी कि मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। अब जब ये मुझे घर छोड़ के गए यहाँ से, तो इस वाक़े के तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10, 15, 12 दिन तक तो मेरा एक तो रक्शा ही ख़राब हो गया था, लग गई थी, ख़राब हो गया था, ख़र्चा आ गया था, वो पैसे थे नहीं मेरे पास। मैं भी इस कदर बीमार था, इतना शदीद बुखार था कि मैं चाह के भी अगर मेरा रक्शा सही भी होता तो मैं चला नहीं सकता था। तकरीबन 15 से 20 दिन तक मैं घर के अंदर रहा, तबीयत ख़राब रही और बार बार मैं कहीं भी जाऊँ, वॉशरूम जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, या किसी के पैरों पे मेरी नज़र पड़ जाए तो मुझे बार बार उस कपल के या उस दूसरे कपल के पैर याद आ जाते थे। हालांकि दोनों डिफरेंट कपल्स थे, लेकिन दोनों के जो पैर थे वो एक जैसे थे। और उस रात ये जो कुछ हुआ था ये उस कब्रिस्तान और उस बस स्टॉप के दरमियान हुआ था। मे भी इसका ताल्लुक़ उस कब्रिस्तान से था या इस बस स्टॉप से था। लेकिन हाँ, उसके बाद से रक्शे वाला बताता है कि मैं कोशिश किया करता था कि ख़ास तौर पे ये जो अंजुम मैरिज हॉल के पास जो कब्रिस्तान है या उस तरफ ना जाऊँ, रात की कोई राइड ना लूँ, या फिर लूँ तो फिर सिर्फ लड़के लफाड़े हों, कोई अकेला बंदा हो तो फिर कहीं लूँ, और कोशिश करूँ कि वहाँ पे ना जाऊँ। तो ये जो इंडिया है, ख़ास तौर पे कर्नाटक है, यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के एरियाज़ मौजूद हैं और इस तरह की कहानियाँ मशहूर हैं। तो मैं सुफियान मुल्ला साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी शेयर की, और कुछ स्टोरीज़ और भी हैं और एक आधी स्टोरी ये मज़ीद शेयर करेंगे भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास भी हिंदुस्तान के मतलब या पाकिस्तान के मतलब कोई भी स्टोरीज़ मौजूद हैं तो आप मुझे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चाहे तो वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मैं इसको अपनी आवाज़ में एलोबरेट कर दूँगा, और अगर आप चाहें तो आपकी आवाज़ में प्ले कर दूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फ़ैमिली को, हम सबको और मेरे सब्सक्राइबर्स को सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशहाली दे, और हमारे जो भी मामलात हैं उनमें आसानी फरमाए, जो भी मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाए।
अगली अपडेट तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।